है। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल जननी जन्मभूमि पर। हमारा यूट्यूब चैनल है जननी जन्मभूमि। पहले तो बार बार कहने की अब उतना हम होते नहीं है, पहले ही बोल रहे हैं भाई आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और जो प्रेस बेल आइकन हमारा उसको दबाना ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपको कोई डाउट रहता है, आपको कोई टॉपिक रहता है जो आपको समझ में नहीं आया हो, आप उसको कमेंट कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको हमारा इंस्टा हैंडल चाहिए या और कोई आईडी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जो भी आपको डाउट होगा तो आप बता सकते हैं, उसको हम एज मच एज पॉसिबल उसको सॉल्व कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई DSSB, KVS, NVS, EMRS, हरियाणा, यूपी, कहीं भी अगर कोई TGT साइंस या फिर PGT केमिस्ट्री कर रहा है तो उसके लिए ये टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। टॉपिक कौन सा है? मोल कंसेप्ट वाला, जो मोल कंसेप्ट वाला टॉपिक है ना, मोल कंसेप्ट, ये टॉपिक उसके लिए क्या होगा? इम्पोर्टेंट होगा। और इसके साथ में लाज है कुछ, वो लाज है वो खत्म करेंगे। टॉपिक दे रखा बेटा, इसका जो DSSB सिलेबस में नाम है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, इनका नाम है। इस नाम से एक अलग से यूनिट बना रखा है DSSB ने, उस यूनिट को हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारे फर्स्ट पॉइंट पे। पहला है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन मीनिंग क्या है? जब भी केमिकल्स कंबाइन होते हैं तो क्या 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 इफेक्ट होता है, कैसे प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले जो लॉ दिया था हमारे जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है, फादर ऑफ केमिस्ट्री सबसे पहले जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैंने बोला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैंने क्या दिया था? फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लवेजर। एंटोनी स्पेलिंग है एंटोनी ये लवेजर नाम है इसका। स्पेलिंग को बोलते हैं SIRE, ये एंटोनी लवेजर। सबसे पहले लाइन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है कि रिएक्टेंट साइड में से किसकी इक्वल होगी? प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड किसकी इक्वल होगी? प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में किसकी इक्वल होगी? प्रोडक्ट साइड। मतलब ना तो मास, जो मास होगा नेदर बीइंग क्रिएटेड, मास ना तो कभी बनेगा और नो बीइंग डिस्ट्रॉयड, और ना ही कभी खत्म होगा। मास ना तो कभी बनेगा और ना ही कभी डिस्ट्रॉय होगा। जितना मैंने रिएक्टेंट लिया उतना ही क्या बनेगा हमारे पास? प्रोडक्ट बनेगा बाय मास। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? CO2 बनता है। अब कार्बन हमारे पास कितना होता है? कार्बन मास 12, ऑक्सीजन का 2 मोलिक्यूल है तो 16 दूनी 32। तो यहाँ पे देखो 12 प्लस में 16 दूनी 32, तो बराबर होगा ना इनका। इनका अगर मैं टोटल करूँ, जोड़ दूँ कितना होगा इनका? 12 प्लस में 16 32 होगा, कितना होगा? जोड़ दो 4 यहाँ पर कितना होगा? 32 प्लस में 12, यह भी कितना होगा? 44 होगा। तो ये भी 44 और ये भी 44, दोनों क्या है सेम। यही बताते हैं एंटोनी लवेजर हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री के पहला जो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। जब भी कोई भी एलिमेंट कंबाइन होंगे, कोई भी मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो हमेशा रिएक्टेंट साइड हमेशा इक्वल होगी इसके प्रोडक्ट साइड की। इसीलिए हम हमारे जो केमिकल इक्वेशन का बैलेंस भी करते हैं, हमने आपको पहले बता चुके हैं लाइफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में। ये था भाई पहला। अब नेक्स्ट में क्या है? अगर नेक्स्ट लॉ का क्या है, जब नेक्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे सेकंड
सेकंड रूल है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जो कंपाउंड होंगे हमेशा क्या होंगे, सेम एलिमेंट कंबाइन होंगे कौन, सेम प्रोपोर्शन पाएंगे। अब सिंपल क्या है, जो भी कंपाउंड, जैसे एक सिंपल हमारे पास कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, एक कंपाउंड हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, आप कहीं भी चले जाना कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोपोर्शन का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा 1:2, हमेशा ये रेशियो रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप लंदन जाओगे अमेरिका जाओगे तो रेशियो तो कुछ अलग हो जाएगा। तो ये बताता है सेकंड जो हमारा लॉ है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, जो हमेशा एक सेम रेशियो में रहेगा, कोई भी कंपाउंड होगा हमेशा सेम रेशियो में रहेगा, किसी के साथ कंबाइन करे या ना करे हमेशा उसकी रेशियो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, उसके एलिमेंट्स की रेशियो हमेशा सेम रहेगी। ये लो दिया था भाई जोसेफ फ्रोस्ट ने, किसने लो दिया था ये, इसके जो जनक है कौन है, जोसेफ फ्रोस्ट, जोसेफ फ्रोस्ट, जोसेफ फ्रोस्ट हैं जिन्होंने इस लॉ को दिया था, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ हमारा वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट एलिमेंट ए एलिमेंट बी कंबाइन होते हैं, जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक यही कंपाउंड बनाएंगे, ए बी, जरूरी नहीं कि वो यही कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, जैसे कार्बन को जब जलाया हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमेशा जरूरी नहीं है कि CO2 ही बनाए, वो CO भी बना सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकती है। जब नाइट्रोजन चलाए हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो जरूरी नहीं कि सिर्फ वो NO बनाए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वो NO2 भी बना सकती है, वो N2O5 भी बना सकती है, N2O3 भी बना सकती है। तो बहुत सारे कंपाउंड, इसी को बोलते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। मतलब दो जब नए एलिमेंट कंबाइन होंगे तो अलग अलग रेशियो में वो कंपाउंड बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रेशियो में कंपाउंड बनाएंगे। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद हमारी एक फेमस थ्योरी आती है एटम के बारे में। यहाँ पर होगा ये तीन लोग थे बेटा इंपॉर्टेंट जो है, ये न्यूक्लियोटाइड हाईलाइट कर रखा है तो हम ये करेंगे, बाकी हम एक्स्ट्रा पॉइंट को करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को लेकर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कोई है डाल्टन, या फिर हम इसको थ्योरी वाले चैप्टर अलग से करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको रहने देते हैं, इसको थ्योरी अलग से करके ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा मोल कंसेप्ट, इसका आते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट मतलब मोल कंसेप्ट आप सिंपल समझो, जैसे कि हमने क्या लिया C+O2 CO2, हमारे पास एक कार्बन था, एक कार्बन यहाँ है, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल था, एक ऑक्सीजन का एक मोल। अब हमने एक मोल, मैं इसको लिख देता हूँ, एक मोल कार्बन को हमने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन में कंबाइन करवाया तो हमारे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये 1 मोल है क्या, मोल क्या होता है, मोल होता है किसी भी चीज का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का मोल कैसे डिफाइन करोगे, मोल होता है उस एक, जैसे आप ये समझो एक हमारे पास कार्बन है, हमने कार्बन को लिया है, इसका एक ये मान के चलो एक आधार लिया कार्बन को, अगर मैं एक कार्बन के 12 टुकड़े, एक कार्बन के अगर 12 टुकड़े को मतलब 1/12 ऑफ कार्बन, 1/12 ऑफ कार्बन, और 12 में जो एक हिस्सा है, इस एक हिस्से में एक हिस्से में कितने जो एटम्स आ सकते हैं, कितने एटम्स आ सकते हैं, वो नंबर है, वो एक नंबर है, उस नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10⁻23 एटम्स। तो इस एक में, एक हिस्से में इतने एटम आ सकते हैं और इसी को बोलते हैं मोल, इसे क्या बोलते हैं, मोल। तो यहाँ पर एक मोल, अगर मैंने 1 ग्राम 1 मोल कार्बन लिया था, मतलब हमने कार्बन कितने एटम्स लिए, कार्बन के हमने कितने एटम्स लिए हैं, 6.023 into 10⁻23 एटम्स लिए हमने कार्बन के, उसको बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं उसको, मोल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है
टाइम है, हाँ भाई इसमें मोल में इतना ही था। हाँ अब अगर मोल से एटॉमिक मास निकालना हो, नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नेक्स्ट पॉइंट हमारा एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है इसे, हाँ ना एटॉमिक मास ना सिंपल देखो, आपने देखा भी होगा पहले निकालते थे कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास, ऐसे करते थे। लेकिन ये क्या है, एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, जो एवरेज मास, जो किसी भी एटम का एक एवरेज मास होता है, किसी भी एटम का एक एवरेज मास होता है, एवरेज मास ऑफ एटम, जो निकालते किससे हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से निकालते हैं, डिवाइड बाय 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 आइसोटोप है कार्बन का, उसका 1/12 पार्ट से हम उसको डिवाइड कर देंगे, 1/12 पार्ट से हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकलेगा, उसका एटॉमिक मास निकलेगा। क्या निकलेगा, एटॉमिक मास निकलेगा। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। तो इसको बोलते हैं हम द, इसको डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज मास ऑफ एटम एंड 1/12 इंटू कार्बन 12। इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, वैल्यू डेफिनेशन आती नहीं है तो अब सिंपल ऐसे समझो, जैसे कि हमें अगर ऑक्सीजन तो हमें एटॉमिक मास निकालना है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में लिखेंगे तो 8 16 होता है। 1/12 ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ कार्बन 12 इसे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 60। इसमें क्या लेंगे, ग्राम या 60 यूनिफाइड मास बोल देते हैं इसको, इनको यूनिफाइड मास में और ग्राम में, या फिर पहले एमयू लिखते थे, एमयू एटॉमिक मास यूनिट, उसमें निकालते थे इसको, ठीक है। उसके बाद होता है ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम एटॉमिक मास को 16U को नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम एटॉमिक मास। जैसे हमने 16U निकाला, 16U का अगर मैं ग्राम में लिख दूं 16 ग्राम, तो अब हम इसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। तो ये था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, जो एवरेज एटॉमिक मास है उसको डिवाइड करेंगे कार्बन 12 से, तो हमारे पास यूनिफाइड मास आ जाएगा। और यूनिफाइड मास को, अगर उस यूनिफाइड मास को हम बोलेंगे एटॉमिक मास। अगर उसको हम ग्राम में लिख दें, रिप्रेजेंट कर दें कैलकुलेशन के लिए ग्राम में, तो उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, हम एटॉमिक मास कर चुके हैं पहले, एटॉमिक मास ये कंसेप्ट इसी में, मोल कंसेप्ट में ये मॉलिक्यूलर मास। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, क्या है हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हमें उसका मास कितना है, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल मान लिया, हमारे पास H2O पानी, वाटर, ठीक है। तो वाटर में इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, पहले हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और 1 के साथ में कितने हैं 2 हैं, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 8 होता है, चलो 16 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है 60, 8 उसका बड़ा प्रोटॉन नंबर होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आएगा ना। तो 16 होता है, तो 16 × 2 कितना होगा 2 प्लस में 16 कितना होगा 18U होगा इसका मॉलिक्यूलर मास। क्या है मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर मैं 18 ग्राम लिख दूं, 18 ग्राम लिख दूं, इसको बोलेंगे हम ग्राम एटॉमिक मास। अब पहले तो क्या था ये 18 था, 18। अब इसको यूनिफाइड में कैसे बदलेंगे, यूनिफाइड में करने के लिए क्या होता है, जिसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास को अगर मैं डिवाइड कर दूं 1/12 ऑफ कार्बन 12 से, तो क्या निकल जाएगा उसका 18 को अगर मैं डिवाइड करूं 1/12 ऑफ कार्बन 12 से, तो क्या निकल जाएगा 18U निकल जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। आप कैसे किसी का निकाल सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, किसी का एसिटिक एसिड, किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोलर मास होता है, उसमें मास किसी सब्सटेंस का मास होता है, उसकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड करते हैं, उसको मोलर मास। ये है नहीं, है इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूव करेंगे। उसके बाद देखो भाई परसेंटेज कंपोजिशन, नया टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज
परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? मतलब किसी भी कंपाउंड में उसकी परसेंटेज है कितना, किसी भी कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट की परसेंटेज कितनी है, किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट की परसेंटेज कितनी है, उसको बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, उसको बोलते हैं भाई परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है, मान लिया हमारे पास यही है, यही कंपाउंड, इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, हाइड्रोजन परसेंटेज कितनी है, तो एलिमेंट का मोलेक्युलर मास कितना आता है हमारे पास 1 है, 1 के अंदर क्या है 2 बार है, तो और पूरा कंपाउंड का मोलेक्युलर मास कितना है 18 है, और इनटू में क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100, तो 2 1 32 9 से डिवाइड करें 9 पॉइंट में क्या बच जाएगा एक, तो 11.1% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11.1% आ जाएगा। कैसे निकाला हमने, जो एलिमेंट का मास, पहले हम लेंगे एलिमेंट का मास, उसको डिवाइड करेंगे कंपाउंड के मास से, कंपाउंड के मास से, जो हमारे पास पहले हम एटॉमिक मास लेंगे एलिमेंट का, उसको डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है, और इनटू करेंगे 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगी परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी, परसेंटेज कंपोजिशन, ये हमारी परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट है सॉल्यूशन में मोल कंसेप्ट कैसे होता है सॉल्यूशन में, और तो हम अगर मैं मास बाय मास परसेंटेज निकालना, ये परसेंटेज कंपोजिशन में मास बाय मास परसेंटेज निकालना, कैसे निकालेंगे, इसको रब कर रहा हूं भाई मैं, इस पूरी को रब ही कर रहा हूं, पूरे रब देता हूं। अगर मैं परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो, परसेंटेज कंपोजिशन में किसका निकालना, मास बाय मास परसेंटेज निकालना, मास बाय मास परसेंटेज निकालना है, और ये हमेशा सॉल्यूट के बेसिस होते हैं, किसके बेसिस होते हैं सॉल्यूट के, मतलब ऊपर क्या आएगा सॉल्यूट हमेशा आएगा, तो हम क्या लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, लेकिन परसेंटेज कंपोजिशन हम सॉल्वेंट की भी निकाल सकते हैं, कुछ है नहीं कि सॉल्वेंट की भी निकाल सकते हैं सॉल्वेंट की, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरा हमारे पास सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट होता है, और इनटू 100, ये क्या होता है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ किसकी है सॉल्यूट की निकाल। फिर अगर मास बाय मास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी हो तो क्या होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसमें होगा लीटर में या फिर मिलीलीटर में, और ये हमेशा ग्राम में या फिर किलोग्राम में होगा, ठीक है, क्या कॉमन सेंस आप समझ लो, इनटू में 100, ये परसेंटेज निकालो तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो तो हमारे पास होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ये फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ऐसे निकालते हैं। उसके बाद मोलरिटी निकालनी हो, मोलरिटी है तो नहीं, मतलब अलग से दे तो नहीं रखा, मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, ये दे नहीं रखा, और नॉर्मलिटी हो गया, लेकिन पता नहीं कहाँ आ जाए, तो हमें करने तो नुकसान नहीं है, हमारा क्या नुकसान है, करने की क्या प्रॉब्लम होगी, तो मोलरिटी देखो मैंने पहले बोला सॉल्यूट तो हमेशा ऊपर आएगा ही, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर मैं डिवाइड कर दूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, तो इसमें लीटर में हो गई हमारी मोलरिटी। अब समझो कैसे, इसको कैसे याद रखोगे, मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास बाय कार्बन 12, ठीक है, तो इसका मास डिवाइड बाय इसका क्या होगा ग्राम मोलिकुलर मास, मोल सॉल्यूट में निकालोगे तो पहले इसका मास, उसके डिवाइड बाय ग्राम मोलिकुलर मास जो है मोलिक्यूल्स का वो इनटू में 100 इसकी कंपोजिशन होती है, ठीक है, और हमारे पास वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 100 में होगा, 100 ml मिलेंगे तो या 1000 मिलेंगे 1000 मिलेंगे, ठीक है,
और डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम जितना वॉल्यूम हमने लिया है वो वाला वॉल्यूम, तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसका मास डिवाइड बाय सॉल्यूट का मास या जो सॉल्यूट का वेट डिवाइड बाय उसका जो, मान लो हमने 5 ग्राम लिया तो 5 ग्राम सॉल्यूट, 5 ग्राम वाले हमने वाटर लिया था, फिर 5 ml लिया था, कुछ भी लिया था, तो उसका मोलेकुलर मास कितना है 80 इनटू में कितने में दिया है 1000 में दिया है, उसका वॉल्यूम कितना है, कितना वॉल्यूम हमने बनाया तो उसका वॉल्यूम ऐसे दिखाने में मिलेगी उसकी मोलरिटी, ठीक है। अब मोलरिटी कितनी मतलब लीटर से याद करो, लीटर मोलर, ठीक है, ऐसे याद रखो कि लीटर में होगा सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। उसके बाद नॉर्मलिटी, ये भी मोलरिटी देख लो पहले, मोलरिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल से अगर हम डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूट को तो क्या हमारे पास क्या आएगा, मोलरिटी आएगी, मोलरिटी नॉट मोलर, मोलरिटी, मोलरिटी नहीं मोलरिटी, ठीक है। उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा डिवाइड बाय उसका मोल्स निकालने के लिए सिंपल है ये, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय ग्राम मोलिकुलर मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें किलोग्राम में, तो 1000 बाय 100 जितना मास होगा वो ग्राम में कर लेंगे कन्वर्ट। उसके बाद क्या है हमारे पास नॉर्मलिटी, क्या है नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं, तो इसमें निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसे कैसे निकालेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, इस कैसे डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास, मोलिकुलर नहीं इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमारे पास जो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट था उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, तो हमारे पास क्या आएगा, मोलरिटी, क्या आएगी हमारे पास नॉर्मलिटी, मोलरिटी नॉर्मलिटी आएगी, नॉर्मलिटी हम करेंगे, ठीक है। और इसमें ना रिलेशन होता है, नॉर्मलिटी में रिलेशन होता है मोलरिटी से, मोलरिटी का रिलेशन होता है इसके साथ, मोलरिटी का रिलेशन होता है नॉर्मलिटी के साथ, तो क्या रिलेशन होता है, जो नॉर्मलिटी होती है वो मोलरिटी इनटू में बेसिसिटी भी होती है, मोलरिटी इनटू एसिडिटी भी होती है, ठीक है। अगर हमें बेस की निकालनी है नॉर्मलिटी तो एसिडिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर एसिड की निकालनी है तो बेसिसिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी मोलरिटी के, ठीक है। ये होता है इनका आपस में संबंध। फिर मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, ये होता है। और हमारे एक पीपीएम है पार्ट पर मिलियन है, तो पार्ट पर मिलियन कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट जो हमारे पास होगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में पार्ट पर मिलियन के लिए क्या करते हैं 10 is power 6, तो मिलियन में कितना होता है 6 जीरो होती है ना, तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो कुछ कर सकते हैं, ये है भी नहीं जरूरी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें करेंगे हम जो लॉज हैं, गैस लॉज हैं, आइडियल गैस इक्वेशंस हैं, वो करेंगे, तो उस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, और देखते रहिए हमारे साथ, बीएससी प्रिपरेशन करते रहिए, और आपको बेस्ट ऑफ लक है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।